Hello student, this is Sembala from Maharaja Agharsan School Hisar. Today we are going to study History chapter 2 of class 8. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopens. आज हम शुरू करते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर का थर्ड पार्ट, सर्वोच्चता का दावा। सर्वोच्चता यानी कि सबसे जो है ऊंचा, सबसे ज्यादा ऊपर। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो है वो सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका दावा था, यानी उसका क्या कहना था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है और वह भारतीय राज्यों से ऊपर है, कि उनकी नीति जो है सर्वोच्च है, कोई भी नीति उनसे अच्छी नहीं है। अंग्रेजों की ये प्रक्रिया जो है काफी समय तक चलती रही, लेकिन बाद में जो है इसके ऊपर आवाज उठाई जाने लगी, जिसके कारण यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। जब अंग्रेजों ने कित्तूर जिले को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया तो वहां की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। तब जो है 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। फिर जो है 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी रूस के प्रभाव से डरकर 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ लड़ाई की। यानी कि 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी को रूस जो है अपना प्रभाव अफगानिस्तान की तरफ बढ़ा रहा था, तो उससे उसको खतरा महसूस होने लगा। तब जो है कंपनी ने वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। 1843 में कंपनी ने सिंध के ऊपर अपना अधिकार कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। इसी तरह 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो है 1849 में पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया गया। यानी कि महाराजा रणजीत सिंह जो है पंजाब के रहने वाले थे और वहां पर उन्होंने जो है पंजाब राज्य के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की। पंजाब राज्य को ऊपर उठाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और वो पंजाब को अंग्रेजों से हमेशा बचा कर रखना चाहते थे। पंजाब को बचाने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष भी किया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो है पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। विलय नीति क्या थी? ये नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी राजा की मृत्यु हो जाती थी और उसका अपना कोई पुरुष वारिस नहीं है, यानी कि उसका अगर कोई बेटा नहीं होता था, तो उसकी रियासत को कंपनी अपने राज्य में मिला लेती थी। तो इस तरह जो है कंपनी ने विलय नीति के आधार पर अनेक रियासतों जैसे कि सतारा, नागपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी अनेक राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। 1856 में कंपनी ने अवध के ऊपर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कंपनी की ताकत को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक कंपनी जो है बंगाल, मद्रास, बंबई आदि के अंदर सत्ता हासिल कर चुकी थी, यानी उनके ऊपर अपना आधिपत्य जमा चुकी थी। ब्रिटिश इलाके जिन प्रशासनिक इकाइयों में बंटे हुए थे उन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। भारत में उस समय 3 मुख्य प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। 1772 के अंदर एक नई शासन व्यवस्था स्थापित की गई, जिसके आधार पर हर जिले के अंदर 2 अदालतें स्थापित की गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया को जिला कलेक्टर कहा जाता था और फौजदारी अदालतें जो थी वो काजी और मुफ्ती के अंतर्गत कार्य करती थी और वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। नेक्स्ट आता है महाभियोग। महाभियोग किसे कहा जाता है? कि जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, तो इसे महाभियोग कहा जाता है। 1785 के अंदर वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इंग्लैंड वापस गया। जब वहां पर गया तो वहां की ब्रिटिश संसद ने उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया। नेक्स्ट आता है कि पहले ब्राह्मण पंडित जो थे धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर लेते थे, यानी कि धर्म के हिसाब से लोगों के ऊपर अलग अलग कानून थोपे जाते थे। इस भिन्नता को खत्म करने के लिए
और देश के अंदर एक रूपता लाने के लिए जो है 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता के अंदर अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में सबसे बड़ा ओहदा जो था, ओहदा यानी कि पद, कलेक्टर का होता था, जिसका मुख्य कार्य कर इकट्ठा करना और पुलिस अधिकारियों, न्यायाधीशों की सहायता से जिले के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपनी की फौज। कंपनी के साथ जो है भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो सामने आए, लेकिन असली सत्ता सैनिक ताकत में ही थी। यानी कि कंपनी ने भारत के शासन में, भारत के कृषि में क्षेत्र में कह लो, चाहे भारतीय उद्योगों में सुधार करने के लिए अनेक विचार तो सामने रखे, लेकिन शासन जो था अभी भी अंग्रेजी सैनिकों के हाथ में था। 18वीं शताब्दी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों के अंदर किसानों को भर्ती किया गया और उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो स्थिति बदलने लगी और अंग्रेज जो है अपनी सेना को सिपाही आर्मी के नाम से पुकारने लगे। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। यानी कि 1820 के दशक में कंपनी ने अपनी सेना में बदलाव किए। घुड़सवार यानी कि जो घोड़े पर सवार टुकड़ियां होती थी, उनकी जगह पर पैदल चलने वाले सैनिकों की टुकड़ी को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। साथ ही साथ जो है सिपाहियों को जो है यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। यानी कि सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया जाने लगा और उन्हें जो है निरंतर अभ्यास कराया जाता था और अनुशासन में रहना सिखाया जाता। निष्कर्ष यानी कि इस पूरे लेसन का क्या निष्कर्ष निकला? ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत के अंदर एक व्यापारिक कंपनी बनकर आई थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो एक भौगोलिक उपनिवेशिक शक्ति बन गई। यानी कि भारत को अपने अधीन कर लिया। 19वीं सदी की शुरुआत में जब नई भाप की तकनीक आई तो ये प्रक्रिया और भी तेज हो गई। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर और 78% आबादी के ऊपर कंपनी ने अपना सीधा शासन स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार जो है व्यवहारिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ तक के क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।